Hello guys, good morning. In last lecture we discussed about H पैरामीटर और उससे जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने Z पैरामीटर और Y पैरामीटर्स के बारे में बात की। तो हम पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो एक तो हमारे पास Z हो गया, एक Y पैरामीटर हो गया था, एक H पैरामीटर हो गया था। ये तीन टाइप के प्राचल पढ़ लिए थे हमने। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इन प्राचलों का इंटरचेंज करना पड़ेंगे कि इन पैरामीटर्स को चेंज कैसे करते हैं। मतलब अगर Z पैरामीटर पता हो तो Y पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करें, Z पता हो तो H पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करें, या इनके आपस में तो इनका एक्सचेंज कैसे करते हैं हम लोग, इंटरचेंज कैसे करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको तीन बता देता हूँ, फिर बाकी के सेम पैटर्न पे होते हैं तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले बताता हूँ कि Z और Y प्राचल को, Z और Y पैरामीटर को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो Z व Y प्राचल में संबंध, रिलेशन बिटवीन Z एंड Y पैरामीटर। रिलेशन बिटवीन Z एंड Y पैरामीटर। अब देखो Z और Y पैरामीटर के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कोई भी दो पैरामीटर्स के बीच में, जैसे कभी Z H के बीच में पूछेगा, कभी Y H के बीच में पूछेगा, ऐसे पूछता रहेगा। तो जैसे Z और Y के लिए पूछा ना, तो Z और Y के दोनों के इक्वेशन लिख लो पहले। तो Z पैरामीटर के दो इक्वेशन मिले थे। Z पैरामीटर में ऐसे था कि V1 और V2 वेरिएबल, इसमें क्या होता था I1 I2। देखो याद रखने का जुगाड़ है ये कि इस Z को जब Z के लिए बात करते थे तो I1 I2 को वेरिएबल मानते थे, तो I1 I2 इस तरीके से आते थे। ये Z I होता था, जब पहला अगर एलिमेंट बात करूँ Z11 बोल सकता हूँ, इसको Z12 बोल सकता हूँ, इसको Z21 बोल सकता हूँ, इसको Z22 बोल सकता हूँ। वैसे ये Z I होता है, ये ZR होता है, ये ZF होता है, ये ZO होता है, पर मैट्रिक्स में बोला था तो हमने Z11 Z12 इस तरीके से बोल दिया था। ये Z पैरामीटर के लिए हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। सिमिलर वे में Y पैरामीटर के लिए भी दो इक्वेशन लिए थे। Y पैरामीटर में इधर आता था I1 और I2 के लिए दो इक्वेशन थे। I1 के लिए जो था तो Y पैरामीटर कैलकुलेट करते थे तो वेरिएबल कौन होते थे V1 V2, मतलब जो इक्वेशन आएगी ये V1 और V2 में आएगी, V1 और V2 में। यहाँ पर जो आएंगे Y आएगा तो Y11, Y12, Y21 और Y22। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले तो जिनमें भी इंटरचेंज करना हो अपने को क्या करना है, उन दोनों की इक्वेशन लिख लेनी होती है। Z और Y में है तो Z की लिख ली और Y की लिख ली। अगर Z और H में होता है तो Z की लिख लेते और H की लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है, दो तरीके होते हैं। या तो इन इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, या इन इक्वेशन से इन इक्वेशंस को लाने की कोशिश करो। मतलब ऐसा, जैसे इन इक्वेशन में क्या I1 I2 है ना, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से भी आप I1 और I2 के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इन दोनों इक्वेशन से I1 I2 के वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और I1 I2 के वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फिर इन दोनों इक्वेशन से उसको कंपेयर कर लेना। तो जैसे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 1 और 2 से I1 और I2 के वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। देखो कैसे करता हूँ। जब भी इस तरीके से दो इक्वेशन लिखे हो तो हमने इन इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरीका पढ़ा था कि अगर I1 और I2 के वैल्यू निकालने हो इन दोनों इक्वेशन से, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने क्रेमर का रूल पढ़ा था, क्रेमर का नियम पढ़ा था। उस क्रेमर के नियम से क्या होता था, पहले तो हम लोग मैट्रिक्स का मेथड पढ़ा था हमने, मतलब क्रेमर का नियम बोलते हैं उसको। उससे इसको तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं तो क्या आता है, यह आता है V1 V2 इन दोनों इक्वेशन का। ये यहाँ पर आता है क्या, Z11 Z12 Z11 Z12 Z21 Z22। हमने KVL पढ़ा था ना, KVL का एनालिसिस, उसके अंदर पढ़ा था ये। फिर I1 I2 दो वेरिएबल है तो I1 और I2। ऐसे पहले तो इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको I1 और I2 के वैल्यू निकालेंगे।
तो देखो I1 और I2 के वैल्यू निकालने के लिए हमने एक क्रेमर के रूल में मैट्रिक्स को सोल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। उसमें ऐसा था, जैसे अगर आपको I1 कैलकुलेट करना है, I1 ऊपर वाला, तो I1 कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ऐसे लिखते थे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड। I2 कैलकुलेट करना है तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। अब डेल्टा 1 और डेल्टा जेड क्या होता था? डेल्टा 1, देखो डेल्टा 1 कमाल की चीज़ थी, मैं बताता हूँ डेल्टा 1 क्या है। डेल्टा 1 ऐसा है, जैसे डेल्टा 1 का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स इस तरफ इक्वल के इस तरफ, इसको ये जो जेड मैट्रिक्स है, ये जेड मैट्रिक्स है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इसके अंदर पहले 1 है तो पहले कॉलम की जगह इसको लिख दो, इसको हटा के पहले कॉलम की जगह इसको लिख दो, और फिर जो डिटर्मिनेंट बनता है, जैसे इसको इसकी जगह लिख दिया V1 और V2, बाकी के एलिमेंट तो ऐसे लिख दो ऐसा, ठीक है, इसकी जगह लिख दिया, ये डेल्टा 1 बन गया। अब इसका जो मोड निकलेगा वो डेल्टा 1 होगा। अगर यहाँ पे डेल्टा 2 होता है, इसका मतलब इसको दूसरे कॉलम की जगह लिखना है और फिर उसका मोड निकाल लो। ये तो क्या है, डेल्टा 1 है, अपॉन में क्या है, डेल्टा जेड है। डेल्टा जेड का मतलब है कि जो जेड मैट्रिक्स है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, उसका मोड निकालना है, इसका मोड कैलकुलेट करना है। मतलब Z11, Z12, Z22, Z21, सॉरी ये Z21, Z22, आई बात समझ। ये क्या है, I1 है, तो इसको आगे पूरा कैलकुलेट करो। इसको पूरा कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को I1 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, V1 Z22, ये आएगा V1 Z22 माइनस V2 Z12, V2 Z12, ये क्या है, इसको मैं, ये तो डेल्टा जेड है ना, इसको चलो डेल्टा लिखो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन इसको डेल्टा जेड ही लिख लेते हैं जनरली, ये क्योंकि बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको Z11 Z22 माइनस Z12 Z22 ये आएगा, इसको डेल्टा जेड ही लिख देता हूँ मैं। अब डेल्टा जेड पता सबको क्या होगा, जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है उसका मोड डेल्टा, ठीक है। अब ये जो है इसको आगे में लिखता हूँ, इसको ये डेल्टा जेड इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, डेल्टा जेड इसमें भी ले जाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ Z22 अपॉन डेल्टा जेड V1, ये पहला टर्म हो गया, डेल्टा जेड से डिवाइड किया तो माइनस डेल्टा जेड से डिवाइड करूँ तो Z12 डेल्टा जेड V2, ये मिल गया, ये I1 का वैल्यू मिल गया। मैंने I1 का वैल्यू क्यों कैलकुलेट किया है, इसलिए कैलकुलेट किया है, देखो I1 V1 और V2 के पदों में मिला है, V1 और V2 के टर्म्स में मिला है। इसी तरीके से हमारे पास में जैसे ये देखो इक्वेशन नंबर 3, इसमें I1 V1 और V2 के टर्म्स में, लेकिन ये Y में है, ये एडमिटेंस के अंदर है, प्रवेश्यताओं के अंदर है, और ये किस में आ गया, Z में आ गया, प्रतिबाधा के पदों में। इसका मतलब अब इसको उससे कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, इसलिए I1 कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से मैं I2 कैलकुलेट करता हूं, देखो I2 कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड आ जाएगा, करो I2 कैलकुलेट करें तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड आ जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 होगा ये कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इस सेकंड कॉलम की जगह रखना है, और फिर जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका मोड निकाल लो, ठीक है। ये डेल्टा 2 होगा तो ये ऐसे आएगा, पहले टर्म तो वैसे के वैसे आ जाएंगे Z11 Z21 तो, लेकिन इस सेकंड कॉलम की जगह आ जाएगा V1 V2 अपॉन डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड को हम लोग डेल्टा जेड ही लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। अब इसको I2 कैलकुलेट करो, I2 आया क्या, ऊपर वाला आया Z11 V2 माइनस Z21 V1, और डेल्टा जेड तो दोनों के साथ में डिवाइड हो जाएगा, ये डेल्टा जेड, ये डेल्टा जेड, ठीक है। अब जो बना एक इक्वेशन ये बन गया।
अब देखो इस इक्वेशन को बोल रहा हूं मैं नंबर 5 और ये है इक्वेशन नंबर 6। हमने क्या किया, I1 और I2 कैलकुलेट कर लिए। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से I1 I2 कैलकुलेट किए। I1 I2 क्यों कैलकुलेट किए? क्योंकि हमारे पास में ये जो दूसरे वाले जो दो इक्वेशन थे उनमें I1 I2 थे, तो यहां से I1 Y के पदों में, वहां से कैलकुलेट किया तो I1 Z के टर्म्स में आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से I2 भी वहां से Z के टर्म्स में आ गया, इधर Y के पदों में। अब इन दोनों इक्वेशन को उन दोनों जो इक्वेशन आई उनसे कंपेयर कर लूंगा, तुलना करूंगा। तो देखो 3 का मैं 5 से कंपेयर करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 और 5, इक्वेशन नंबर 3 ये है 5 में देखो लेफ्ट साइड I1 है, इसमें भी लेफ्ट साइड क्या है I1। राइट साइड में देखो V1 और V2 के टर्म्स में है, ये भी क्या है V1 और V2 के टर्म्स में है। अब यहां पर V1 का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो Y11 है। यहां पे V1 का गुणांक क्या है Z22/Δz। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका V1 का गुणांक और उसका V1 का कोफिशिएंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि 5 को मैं 3 से कंपेयर कर रहा हूं और 4 को 6 से कंपेयर कर रहा हूं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 to 3 and 4 to 6। तो देखो भैया कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो पहले में ये है I1 का वैल्यू, I1 का Y11 है ये, तो Y11, तो इसमें ये V1 का कोफिशिएंट है Z22/Δz, तो ये आ गया Y1 का वैल्यू, Y11 का वैल्यू आ गया, क्या आया, ये आया Z22/Δz, Z22/Δz। इसी तरीके से Y12 का क्या आया, Y12 मतलब ये जो दूसरा एलिमेंट था इसका, ये वाला दूसरा, इसका V2 का कोफिशिएंट देखो, इसमें Y12 है और इसमें क्या है V2 का कोफिशिएंट, ये -Z12/Δz, ये वाला माइनस के साथ में -Z12/Δz, तो दो मिल गए। इसी तरीके से Y21 मिल जाएगा और Y22 मिल जाएगा। तो Y21 के लिए तो इसको अब 6 को 4 से कंपेयर करना है, तो 6 को 4 से, तो इसमें लेफ्ट साइड I2 है, इसमें भी लेफ्ट साइड क्या है I2 है, इसमें Y21 और Y22 है, तो Y21 का वैल्यू क्या मिलेगा, V1 का गुणांक मिलेगा। इसमें V1 का गुणांक क्या है, V1 का गुणांक ये है, ये वाला V1 का गुणांक है, तो V1 का गुणांक क्या मिलेगा, क्या Z21 माइनस का -Z21/Δz, और V2 का गुणांक क्या है Z11/Δz, Z11/Δz। ये चारों मिल गए अपने को, आई बात समझ। तो देखो y को हमने z के पदों में निकाल लिया ना, मुझे y z पता है, z के चारों z पता है, तो मैं y कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी तरीके से y पता हो तो z कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग जैसे z पता होने पर y कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरीके से y पता होने पर z भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा भी सिस्टम होता है, ये जैसे y के जो सारे टर्म्स है ये z के टर्म्स में मिले, इसको उल्टा भी करते हैं। ऐसा भी होता है कि आपको z मिलते हैं यहाँ पे कि Z11 का वैल्यू क्या आया, Z12 का वैल्यू क्या आया, Z21 का क्या आया, Z22 का क्या आया, इन सब के वैल्यूज आप y के पदों में कैलकुलेट करते हैं, y के टर्म्स में आता है। ये कब आता है, अगर आप इसको उल्टा सोल्व करते तो, मतलब आप अगर ऐसे सोल्व करते, मैंने इन दोनों को सोल्व करके I1 I2 कैलकुलेट किए थे, अगर आप इन दोनों को सोल्व करके V1 और V2 कैलकुलेट करते तो आपको उल्टा मिल जाता, जिसे मैं बता रहा हूं वैसे, ठीक है। तो अभी एक रिलेशन आ गया अपने पास में, किसमें, z में और y में रिलेशन आ गया अपने पास में। तो क्या हो गया, z में और y में रिलेशन आ गया। इसी तरीके से z में h में कैलकुलेट कर सकते हैं, y में h में कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं कि y के पदों में z आ जाए, सॉरी मतलब z के पदों में y आ जाए, वो उल्टा। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। h का भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं भी किसका बता देता हूँ, मैं
अब एच और जेड का बता देता हूं, एक तो हो गया, एच और जेड का बताता हूं। सेकंड, जेड व एच प्राचलों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जेड एंड एच पैरामीटर। अपने पास टाइम तो इनफ होना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। अभी है, हाफ टाइम हुआ है। तो जेड व एच पैरामीटर में रिलेशन की बात करते हैं। तो जेड और एच पैरामीटर में देखो क्या रिलेशन है। तो जेड और एच में कैलकुलेट करना है वही, पहले जेड के इक्वेशन लिख लो फिर एच के लिख लो। तो जेड के इक्वेशन तो वही v1 v2, वेरिएबल क्या थे i1 i2, तो i1 i2 तो इसमें आ जाएगा z11 z12 z21 या i1 z22 i2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। फिर एच के दो इक्वेशन लिखने हैं। एच में एक तो होता है क्या v2 होता है, सॉरी एक तो होता है v1 होता है, एक क्या होता है i2 होता है। वेरिएबल क्या होता है इसमें, वेरिएबल होता है i1 और v2। तो वेरिएबल क्या होता है इसके अंदर, i1 होता है और v2 होता है। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। और अगर ये दोनों वेरिएबल है, यहाँ पर आता है h11 h12 h22 और h21, ऐसा आता है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा h21 और यहाँ पर आएगा h22। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। या तो दो इक्वेशन ये हो गए, दो इक्वेशन ये हो गए। अब देखो मुझे वही कंपैरिजन करना है, जैसे इन दोनों को सोल्व करके मुझे एक तो v1 कैलकुलेट करके लाना है और v1 ऐसा कैलकुलेट करके लाना है जैसा इसमें है। मतलब इसमें ऐसा है कि v1 i1 और v2 के पदों में है, i1 और v2 के टर्म्स में है, तो इसमें भी v1 को सोल्व करके i1 और v2 के टर्म्स में लेके आना है। तो i1 और v2 के टर्म्स में लेके आना है, ठीक है ना। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, इससे हमारे को i2 कैलकुलेट करना है। i2 कैलकुलेट ऐसे करना है कि i2 जो आए उसमें एक तो i1 आए और v2 आए। तो देखो इस इक्वेशन को देखो, मुझे i2 अगर कैलकुलेट करना हो और इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं मैं, इन दोनों को अगर सोल्व करूं मैं i2 कैलकुलेट करूं, i2 ऐसे कैलकुलेट करना था कि i1 और v2 के पदों में आए। तो देखो अगर इसमें देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं i2 यहां से कैलकुलेट कर लूं इनको इधर भेज के, तो एक तो i1 वेरिएबल रहेगा, एक v2 रहेगा, और इसमें एक i1 और v2 चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 को तो मैं डायरेक्ट ही बना लेता हूँ। अभी मुझे क्रेमर रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मेरा डायरेक्ट ही हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से देखो, अगर मैं इसको v2 इसको इधर भेज दिया, z21 i1 ये आ गया इधर और ये बच गया z22 i2। ठीक है, मुझे i2 कैलकुलेट करना है ना, इसके लिए तो मैं z22 को इधर भेज देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, i2 इक्वल्स टू z22 को इधर भेज देता हूँ, तो v2 अपॉन z22 माइनस z21 z22 i1, इन दोनों टर्म्स में z22 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया ऐसा। अब देखो इसके अंदर i2 में i1 और v2 था, इसमें भी क्या i1 और v2 है। इसका मतलब एक तो मिल गया, मुझे एक इक्वेशन तो मिल गया। जो पिछली बार इतना मेहनत करने के बाद में मिला था वो अब की बार थोड़ा डायरेक्ट मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया मुझे। अब चलो ये i2 तो मिल गया, अभी v1 और निकालना है, और v1 किसके टर्म्स में निकालना, i1 और v2 के पदों में। तो v1 देखो है अपने पास ऑलरेडी, ये रहा v1, लेकिन ये i1 और i2 के पदों में, मुझे किसमें चाहिए i1 और v2 के टर्म्स में। इसका मतलब कि मुझे i2 को हटाना है और v2 लेके आना है। तो मैं ये i2 का जो वैल्यू कैलकुलेट किया हूं ना, ये इसमें रख दो, इसके अंदर i2 का वैल्यू रख दो, तो i2 का वैल्यू v2 और i1 के पदों में आ जाएगा, और हमारे को ये v2 और i1 के पदों में चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो।
हमें क्या करना होता है, इनको सोल्व करके इस तरीके से सोल्व करना होता है कि ये दोनों वैल्यू मिल जाए, मतलब V1 और I2, और वो भी ऐसे मिलने चाहिए कि हमारे पास में राइट साइड में वेरिएबल भी ऐसे ही हो जैसे इसमें जैसे वेरिएबल हो उसमें भी वैसे आने चाहिए। तो जैसे अगर मेरे को V1 के लिए सोल्व करना है तो V1 तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये I1 और I2 में है, मुझे किस में चाहिए, I1 और V2 में। मुझे सेम में इसलिए चाहिए होता है ताकि मैं आगे जाके उसकी तुलना करता हूं, कंपेयर करता हूं, कोफिशिएंट की तुलना करता हूं। तो हेलो, हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5-10 मिनट बाद में करूँ। हाँ, किसके नंबर, मोबाइल नंबर? हाँ डलवा दो, डलवा दो। हाँ पुट करवा दो। नंबर तो कोई सा डलवा दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो परमानेंट नंबर रख लो ना, ये कोई सा ही। कोई सा डलवा दो, 777 का डलवा दो। सॉरी, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इधर V1 और V2 है, तो हमारे को इसको इस तरीके से सोल्व करना पड़ता है ताकि ये दोनों लेफ्ट साइड में तो ऐसे आ जाए और राइट साइड में जो इधर जो वेरिएबल्स है वही वेरिएबल इधर आए। अब मैं V1 के लिए सोल्व कर रहा हूँ, V1 के लिए सोल्व करूंगा तो I1 और I2 है इधर क्या I1 और V2 है, तो मुझे इस I2 को हटा के V2 लेके आना है। तो I2 को हटाने के लिए मैंने अभी जो सोल्व किया था वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर में 5 बोल दिया। तो 5 का वैल्यू में इक्वेशन नंबर 5 से मैं 1 में पुट कर देता हूँ, फ्रॉम 5 एंड 1। तो देखो फ्रॉम 5 एंड 1 वैल्यू पुट करो 5 एंड 1 से। तो ये V1 इक्वल्स टू Z11 I1, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। I2 आता है, I2 का वैल्यू ये रख दो, V2 अपॉन Z22 माइनस Z21 अपॉन Z22 I1। ये हो गया। अब देखो आगे, Z11 I1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, देखो Z12 Z22 V2 माइनस Z12 Z21 Z22 I1। या इसमें देखो आगे I1 वाले एक साथ रख लो, I1 के, तो I1 इसमें कॉमन ले लूंगा तो इसमें बचेगा Z11, उसमें बचेगा Z12 Z21 अपॉन Z22 और कॉमन क्या आया I1। इसमें ये बच गया Z12 Z22 V2। ठीक है, अब आगे देखो, इसको तो मैं आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर LCM लेके, तो Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ये क्या बचा नीचे Z22 I1 Z12 Z22 V2, ये आ गया। अब देखो ये ऊपर वाला क्या है, ये डेल्टा Z है। अरे ये डेल्टा Z होता है कैसे, ये देखो, हाँ डेल्टा Z होता है, ये Z का मैट्रिक्स था, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इसका डिटरमिनेंट डेल्टा Z ही आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ये जो वैल्यू आता है ये तो डेल्टा Z होता है, और डेल्टा Z अपने पास में ये आ गया, देखो ये वाला, ये डेल्टा Z है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये डेल्टा Z अपॉन Z22 माइनस I1 प्लस Z12 अपॉन Z22 V2, और इधर क्या चल रहा था V1। एक इक्वेशन ये मिल गया, वो इक्वेशन नंबर 5 था, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब कंपेयर करेंगे, टाइम देख लेता हूँ मैं, 5 मिनट है ना अभी, तो देखो कंपेयर करो इनको, किसको किसको कंपेयर करोगे, 6 मिल गया अपने को, एक तो एक इक्वेशन नंबर 5 मिल गया।
तो इन दोनों को जैसे I2 इसमें ऐसे कैलकुलेट किया, इसमें I2 ये है, तो 4 और 5 को कंपेयर करो। 4 5 को कंपेयर करेंगे तो इसमें देखो लेफ्ट साइड में I2 राइट साइड में ये I1 का कोफिशिएंट इसमें ये है H21, इसमें I1 का कोफिशिएंट है ये, इसमें V2 का कोफिशिएंट है ये, इसमें V2 का कोफिशिएंट है ये, 1/Z22 कंपेयर कर दूं तो देखो कंपेयर करेंगे 4 और 5 को, 4 और 5 को करेंगे और 3 और 6 को करेंगे। तो कंपेयरिंग 4 व 5 की तुलना करने पर 4 व 5 तथा 3 व 6 की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, करो कंपेयर 4 की 5 से, 4 की 5 से, तो इधर I1 का कोफिशिएंट 4 कहाँ है, ये रहा 4, इसमें कोफिशिएंट I1 का H21, इसमें क्या है ये Z21 अपॉन Z22, Z21 अपॉन Z22, Z21 अपॉन Z22 ये आया है, और ये भी नेगेटिव आया है। ये किसका वैल्यू आया है, H21 का वैल्यू आया है। अरे H21 का आया है ना यहाँ से 4 और 5 से, 4 में तो H21 था यहाँ पे, और इसमें क्या है ये नेगेटिव आया, ठीक है। अब इसका V2 का कंपेरिजन 1/Z22, इसके V2 से H22, तो H22 1/Z22 के बराबर हो गया, H22 1/Z22 के बराबर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जो दो और बच गए, एक तो H12 बच गया और एक H11 बच गया, तो देखो एक तो H12 बच गया, एक H11 बच गया, इन दोनों के वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे आएगा, वो 3 और 6 को तुलना करेंगे तो 6 तो ये है, 6 में देखो I1 का कोफिशिएंट है डेल्टा Z अपॉन Z22, और 3 में क्या है, 3 में है H11, तो H11 का वैल्यू मिल गया इसके बराबर, किसके बराबर, ये डेल्टा Z अपॉन Z22, तो ये डेल्टा Z अपॉन Z22 ये हो गया। H12 का, H12 यहाँ पर देखो V2 का कोफिशिएंट है ये, और वहाँ पे V2 का कोफिशिएंट है, वहाँ पे V2 का कोफिशिएंट है, कहाँ पे गया वो, यहाँ पे V2 का कोफिशिएंट है, ये रहा H12, तो यहाँ पर H12 है, और वहाँ पर क्या है ये Z12 अपॉन Z22, Z12 अपॉन Z22। तो ये पैटर्न है भैया चेंज करने का, तो चेंज कर, ये हर जगह पर इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो आप। 2 इक्वेशन पहले वाले के, 2 इक्वेशन दूसरे वाले के ले लो, और पहले वाले को इस तरीके से सोल्व करो कि दूसरे वाले मिल जाए सेम वेरिएबल्स में। तो यही जुगाड़ लगाना है आपका, कोई भी इंटरचेंज पूछे, y का z में, z का h में, किसी का भी तरीके से। अब आप मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप ये इंटरचेंज करना किसका किसका, आप इंटरचेंज करना किसका, y का और h का करना एक तो। एक दूसरा आप उल्टा भी करके देख सकते हो, y पता हो तो z, हमने तो z से y कैलकुलेट किया था, y से z कर सकते हो, h से z कर सकते हो, यहाँ पर y से h कर सकते हो, और h से y भी कर सकते हो। ये सारे चेंज इंटरचेंज आप एक बार ट्राई कर लेना, पैटर्न सेम ही रहेगा, तो सेम पैटर्न से एक बार ट्राई करके देखना। क्लियर।